तो देखो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कुछ रिवीजन करेंगे। क्लास 12th के कुछ टॉपिक्स लेंगे और मोस्टली मेनली हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ क्वेश्चंस लेंगे और विद कॉन्सेप्ट समझेंगे। मतलब पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर क्वेश्चन लेंगे, और उसी कॉन्सेप्ट में आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड एग्जाम। क्योंकि आने वाला आपका 14 को जो एग्जाम है वो केमिस्ट्री का क्लास 12th का पेपर होगा, तो उसमें से आपके जो चैप्टर आ रहे हैं उनका मोस्टली हम ये कोशिश करेंगे कि सारे चैप्टर का रिवीजन आपको यहाँ पर मिल जाए। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और आप अपनी कॉपी लेकर के बैठेंगे और एक एक पॉइंट को नोट डाउन करेंगे। नोट होगा तो आप उस चीज को समझते जाएंगे। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए ग्रुप नंबर 15 to 18 जो एलिमेंट्स आते हैं वो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स का वेटेज केमिस्ट्री के पेपर में सबसे ज्यादा रहने वाला है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स केमिस्ट्री के एग्जाम में आपके 10 नंबर का पूछा जाएगा, ये आपको मालूम है। यानी कि 35 में से 10 नंबर का जो आएगा वो पी ब्लॉक से आएगा। तो क्यों ना हम ऐसे चैप्टर को सबसे पहले करें जिनका वेटेज एग्जाम में ज्यादा है। तो उन्हीं चैप्टर को हम सबसे पहले पढ़ेंगे और रिवाइज भी करेंगे और देखेंगे। बहुत ही ज्यादा ट्रिपिकल पेपर नहीं होगा आपका अगर आपने पढ़ा हुआ है, क्योंकि केमिस्ट्री में इतनी ज्यादा रिएक्शन भी नहीं है। 3 चैप्टर ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक है आपकी, वो आपको मालूम है, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स और अल्कोहल, फिनॉल, ईथर एंड बायोमोलिक्यूल्स। तो ये चैप्टर हैं जो 5-5 नंबर के आ रहे हैं, 15 नंबर के। तो हम पहले इसको करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, फिर हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स, और उसमें तो हम आपको डायरेक्ट वही क्वेश्चन बता देंगे जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में वही क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, उसी टाइप का क्वेश्चन होगा बिल्कुल। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप स्टार्टिंग से रिवाइज करेंगे और रिवाइज करेंगे तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 100% मिलेंगे। तो हम ऐसा वीडियो लेक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लास्ट तक पूरा वीडियो देखेंगे तो निश्चित ही आपको 8 से 10 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो पढ़े हुए मिलेंगे, जो आप आसानी से क्वेश्चन पेपर में वहां टिक कर पाएंगे और आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और नंबर को गेन कर पाएंगे। तो चलिए समझते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक हम एक एक पॉइंट को स्टार्टिंग से समझेंगे। यहीं से क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और हम क्वेश्चन करेंगे भी, देखेंगे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे सिलेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो बोर्ड एग्जाम में जो जहां से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो वो क्वेश्चन हम जरूर बताएंगे आपको जो जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन हम स्टार्टिंग से समझते हैं और स्पीड से समझेंगे, शॉर्ट वे में समझने की कोशिश करेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? ग्रुप नंबर 15 to 18 जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ग्रुप नंबर 15 to 18 are called P block elements. It is also called representative elements. P block elements को बच्चों representative elements कहते हैं। representative elements तो ग्रुप नंबर 15 to 18 are called P block elements. P block elements को ग्रुप नंबर 15 to 18 में पुट किया गया। P block elements are placed in ग्रुप नंबर 15 to 18 in periodic table. It is also called representative elements. इसे हम representative elements भी कहते हैं। अब समझते हैं, सबसे पहले समझेंगे यहाँ पर हम ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स को। ग्रुप नंबर 15 जिसे नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं, तो नाइट्रोजन फैमिली को समझते हैं, नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स को समझते हैं, उसके कॉन्फ़िगरेशन को समझते हैं और कहां से क्वेश्चन नाइट्रोजन फैमिली से पूछा जाएगा उसको भी समझेंगे। तो चलिए समझते हैं ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, सबसे पहले उसकी बात करें। ग्रुप नंबर 15 में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ। ये एलिमेंट्स ग्रुप 15 में आते हैं। अब अगर इनके एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7, तो इसका 15 हो जाएगा। अब देखो इसमें 8 ऐड कर दिया, आपने क्या किया, इधर 8 ऐड कर दिया, इधर क्या करेंगे, कितना ऐड करेंगे? 18, तो इधर क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा। फिर इधर से 18 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 51 हो जाएगा। फिर इधर से 32 ऐड कर देंगे, 32 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3, और इधर क्या आ जाएगा? 83। तो ये इनके एटॉमिक नंबर आ गए। इसलिए इस वे से बहुत ही आसानी से हम एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं।
अगर हम इनके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हम देखो एक ही दो समझते हैं, क्योंकि हमें पूरा चैप्टर भी करना है, तो शॉर्ट वे में समझने की कोशिश करेंगे। 1:2, 2:2 और 2p3। इट मींस ये इसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, आउटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट। 15 ग्रुप एलिमेंट का जो आउटर कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NH2NP3 आउटर कॉन्फ़िगरेशन। अब हम इसी तरह से सारे कर लेंगे। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल टू NH2, NP3, NH2, NP3। ये क्या हो जाएगा, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ग्रुप 15। ग्रुप 15 का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NH2NP3 हो जाएगा। मतलब इसके p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और s में कितने होंगे, 2 होंगे। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इसके बाद अगर हम पूरे p ब्लॉक की बात करें, पूरे p ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे EC, तो ये क्या हो जाएगा, NH2, NP126। ये p ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NH2, NP126। ये हो जाएगा। तो अब इसके बाद बात करते हैं ग्रुप 15 के एलिमेंट्स, मैंने आपको बता दिए। मेटेलिक और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, इसका मेटेलिक करेक्टर या नॉन मेटेलिक करेक्टर, उसकी बात करते हैं। तो समझते हैं मेटेलिक करेक्टर क्या होगा या नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होगा। सबसे पहले अक्रेंस की बात करेंगे तो नाइट्रोजन मालूम है, नाइट्रोजन का अक्रेंस क्या होता है, 78%। 78% नाइट्रोजन जो होती है वो 78% अगर करती है नेचर। ये चीज हम याद रखेंगे, एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनका परसेंटेज क्या होता है, कम होता है। तो आउटर कॉन्फ़िगरेशन देख लिया। अब देखो p, एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, इसके p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3 का मींस ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ p ब्लॉक it provide extra stability देखो हाफ फील्ड होने की वजह से ये क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, यानी कि इस ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों में स्टेबल कौन होगा, तो नाइट्रोजन जो होगा वो उसका कॉन्फ़िगरेशन, उसके p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट मींस हाफ फील्ड है, सो इट इज मोर स्टेबल कंपेयर टू ऑक्सीजन। अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, अभी आप 16 में पढ़ेंगे तो 1:2, 2:2 और क्या आ जाएगा, 2p4 आ जाएगा, तो इसमें 2p4 है। और अगर हम नाइट्रोजन का करेंगे एटॉमिक नंबर 7, 1:2, 2:2 और इधर क्या आ जाएगा, 2p3 है। देखो ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है, और ऑक्सीजन क्या होता है, कम स्टेबल होता है, लीस्ट स्टेबल होता है। तो ये इसका रीजन हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता दिया आपको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पूरे अगर हम ग्रुप की बात करेंगे 18 ग्रुप को छोड़ करके, तो जो 15 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं ड्यू टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब बात करते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस की। तो अगर हम एटॉमिक और आयनिक रेडियस की बात करें तो समझेंगे एटॉमिक रेडियस क्या होती है, आयनिक रेडियस क्या होती है। तो हमें सिंपल सा मालूम है कि अगर टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो एटॉमिक या आयनिक रेडियस क्या होती है, बढ़ती है। देखेंगे एटॉमिक रेडियस, देखो शॉर्ट में समझते चलेंगे। अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, टॉप टू बॉटम, तो हमें मालूम है सिंपल सा है, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, इट मींस साइज इंक्रीजेस। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, साइज भी इंक्रीज करेगा, तो इसका मींस जो एटॉमिक रेडियस होगी वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज करेगी, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, तो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज करेगी। साइज एटॉमिक रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई। अगर उसका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो साइज बढ़ रहा है, तो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज करेगी। साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस, और साइज डिपेंड करेगा एटॉमिक नंबर पर।
क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा टॉप टू बॉटम तो साइज इंक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज करेगा एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगी और आयनिक रेडियस भी बढ़ेगी। तो ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी साइज की। तो हम लिख सकते हैं इसका ऑर्डर यानी कि सबसे बड़ा साइज बिस्मथ का होगा, सबसे छोटा किसका होगा, नाइट्रोजन का हो जाएगा। तो ये चीज हमें यहां से मालूम हो गई कि एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, एक्स्ट्रा स्टेबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि कॉन्फिगरेशन की क्या है, हाफ फील्ड है। तो ये चीज हम यहां से याद रखेंगे। इसके बाद बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की। तो अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे, थर्ड पॉइंट आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी आईई बोलते हैं इसे, या हम कह सकते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करेंगे तो क्या वेरिएशंस होगा इसमें, उसको समझते हैं। तो अगर हम यहाँ तो हम ग्रुप की बात कर रहे हैं तो हम ग्रुप के बारे में ही बात करेंगे। अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, अरे मान लीजिए हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, इफ वी मूव टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल देन साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीज करेगा। अगर यहाँ से साइज बढ़ता है मतलब एटॉमिक नंबर, साइज तो बढ़ेगा, ये भी मैंने बता ही दिया। अगर टॉप टू बॉटम बढ़ेंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो साइज भी बढ़ता है। साइज और आयनाइजेशन एनर्जी ये एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं। जिसका साइज बड़ा होता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो आप ये चीज याद रखेंगे कि एक मतलब जनरल ट्रेंड होता है जो कि मोस्टली होता है। बहुत रेयर केस ऐसे होते हैं जहां पर कुछ एक्सेप्शन होता है, तो वहां पर एक रीजन होता है कि एक्सेप्शनल केस है, वहां पर बताया जाएगा। मोस्टली जनरल ट्रेंड में क्या होता है, साइज एंटी प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, साइज आयनाइजेशन एनर्जी के एंटी प्रोपोर्शनल होता है। साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। साइज इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये चीज हम याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अब ये जो पॉइंट आ रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन पूछ भी सकता है आपसे, ऑर्डर पूछ सकता है, या देखो 4 या 5 क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे जो असर्शन और रीजन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एटलीस्ट कम से कम 5 क्वेश्चन। तो 4 या 5 क्वेश्चन वो असर्शन या रीजन से पूछेगा। उसके लिए आपको सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। आपने अगर डिटेल से पढ़ा है तभी आप बता पाएंगे, असर्शन रीजन के आंसर को आप दे पाएंगे। तो वहां से वो बना के दे सकता है, आयनाइजेशन एनर्जी से कहीं से भी क्वेश्चन को पिक कर सकता है वो। तो यहाँ पर नाइट्रोजन है उसकी आई की वैल्यू क्या होगी, सबसे क्या होगी, ज्यादा होगी। जिसका साइज कम उसकी आई की वैल्यू ज्यादा। तो अगर हम ऑर्डर लिखें, ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर होगी, नाइट्रोजन। फिर क्या आ जाएगा, फिर आएगा हमारा फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, और फिर क्या आ जाएगा, बिस्मुथ। ये ऑर्डर हो जाएगा, ये आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आ जाएगा। नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा होगी क्योंकि इसका साइज क्या है, सबसे कम। स्मॉल साइज हाई आयनाइजेशन एनर्जी। जिसका साइज होगा उससे साइज छोटा होगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना टफ होता है। हमें मालूम होना चाहिए क्योंकि न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है। ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन हम उतनी आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। तो वहां पर ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। भाई आयनाइजेशन एनर्जी तो मालूम होनी चाहिए कि किसी भी लास्ट आइसोलेटेड गैसेस एटम के लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च करनी पड़ती है उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। उसे आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। तो नाइट्रोजन की ज्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी क्योंकि साइज छोटा है। मतलब ये चीज आप याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइज एंटी प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए कि इसका आउटर पी ब्लॉक का आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NH2Np126। 15 ग्रुप का क्या होगा, NH2Np3। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 15 ग्रुप, यहां पे लिख लेंगे 15 ग्रुप। इट प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, जो कि इसे एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है।
ठीक है, तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए, एटॉमिक रेडियस और मैंने बता दिया आपको आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसमें भी क्या होती है, फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात होती है, मतलब डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे एंथैल्पी को। तो इसमें भी फर्स्ट होती है, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो वो डिपेंड करेगा वो एलिमेंट क्या है। जैसे नाइट्रोजन है, अगर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2 2s2 और 2p3 दिया गया है, ये दिया गया 2p3, तो देखो p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इससे 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसके लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये क्या है, एक तो ये हाफ फील्ड है, क्योंकि ये हाफ फील्ड है तो यहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको खर्च करनी पड़ेगी, तब यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिमूव होगा, क्योंकि ये हाफ फील्ड है। अगर अदर कोई एलिमेंट से 14 ग्रुप के एलिमेंट ले लिया उसने या 16 ग्रुप के एलिमेंट ले लिया, तो अगर उसमें कंपैरिजन करेगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन देगा, मान लीजिए उसने ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8 1s2 2s2 2p4, ये आ जाएगा 4 2 6 2 8, 2p4 आ गया। तो यहां पर इसके लिए डेल्टा H1 की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा H1 मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, लो होगी, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। लेकिन अगर यहां पर डेल्टा H1 की बात करेंगे तो इसके लिए वैल्यू क्या होगी, हाई होगी नाइट्रोजन के केस में, क्योंकि यहां पर क्या है, ये हाफ फील्ड है। तो ये चीज हम याद रखेंगे, केसेस कुछ हैं जो याद रखने होंगे हमें। तो 2 पॉइंट हमने आज से समझ लिए कि एटॉमिक रेडियस एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसके बाद आगे की ओर मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए समझते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। तो ये तो क्लियर हो गया होगा, और यहां से क्वेश्चन को असर्शन और रीजन में बना भी सकता है। मतलब आप यहां से ये बोल सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट आर मच ग्रेटर एज कंपेयर टू 14 ग्रुप एलिमेंट। 14 ग्रुप के एलिमेंट के कंपैरिजन में जो 15 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनके लिए आई की वैल्यू ग्रेटर होती है, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इसका रीजन हो जाएगा, आप बता देंगे ये रीजन। अब देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ओर मूव करते हैं। थर्ड हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। EN। तो देखो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो हम अगर टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो जनरल ट्रेंड क्या होता है, डाउन द ग्रुप जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डिक्रीज करती है। देखिए अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN की वैल्यू डिक्रीज करेगी क्योंकि साइज बढ़ता है। तो ये एक जनरल ट्रेंड है भैया, ये जनरल ट्रेंड हमें याद रखना होगा कि साइज एंटी प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन, एंटी प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। साइज जो है वो भी एंटी प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी थी, सेम क्या होगा, साइज भी होगा। इट मींस अगर टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब यहां पर हम बता सकते हैं अगर टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप। ठीक है, इसके बाद कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझते हैं। अब यहां से मैंने 3 पॉइंट समझ लिए और ये तीनों पॉइंट हमें मालूम होने चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टी को समझते हैं, इसका ऑर्डर बोला जाएगा तो अगर सबसे ज्यादा यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लिख सकते हैं। कई पॉइंट हम इसके नाइट्रोजन के बारे में लिख सकते हैं क्योंकि एक मतलब स्मॉल साइज होता है, इस वजह से ये बहुत सारे ऐसे एनॉमलस बिहेवियर शो करता है। मतलब ग्रुप का हर एक एलिमेंट, ग्रुप का हर फर्स्ट एलिमेंट एनॉमलस बिहेवियर शो करेगा ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो लिख सकते हैं स्मॉल साइज,
नाइट्रोजन का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है। स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, आई की वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर होगी नाइट्रोजन की। तो ये कुछ पॉइंट है जो हम याद रखेंगे नाइट्रोजन से रिलेटेड। और नाइट्रोजन एक डाई एटॉमिक गैस है, ये भी लिखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहीं से क्वेश्चन बनता भी है और बनेगा भी, आप देखेंगे पेपर में। हाई क्या हो जाएगा, डाई एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। गैसियस फॉर्म में ये नाइट्रोजन क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, हमें मालूम होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट है नाइट्रोजन से रिलेटेड जो हम याद रखेंगे। ये पॉइंट डाई एटॉमिक गैस, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, डाई एटॉमिक गैसियस फॉर्म। इसके बाद एक और पॉइंट है, नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस होती है, मालूम होना चाहिए। इनर्ट गैस, इनर्ट तो ये कुछ पॉइंट है नाइट्रोजन से रिलेटेड जो हमें याद रखने हैं। और भी पॉइंट आगे आएंगे, हम समझेंगे जब इसके प्रिपरेशन मेथड की बात करेंगे तो उसमें हम और समझेंगे कि नाइट्रोजन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने एक दो बताई थी आपकी, जो ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप आर पॉलीएटॉमिक। जितने भी एलिमेंट इस ग्रुप के होंगे वो सभी पॉलीएटॉमिक होंगे। ऑल एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, पॉलीएटॉमिक, शॉर्ट में लिख सकते हैं पॉलीएटॉमिक, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये सभी क्या होते हैं, पॉलीएटॉमिक होते हैं। ये चीज हमें याद रखनी है। इसके बाद डाई नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन है वो डाई एटॉमिक होती है, व्हाइल अदर आर सॉलिड। नाइट्रोजन एक डाई एटॉमिक गैस होती है, बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी सॉलिड होते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एग्जिस्ट इन गैसेस स्टेट, यानी कौन सा एक एलिमेंट है जो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो या इस तरह से या अपोजिट इसका पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज गैसेस फॉर्म एक्सेप्ट वन, इस तरीके से पूछ लेते हैं। आजकल एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, नॉट एक्सेप्ट, तो आपको को देखना है, पॉइंट आउट करना है। तो ये सभी क्या होंगे, सॉलिड फॉर्म में होंगे, सॉलिड फॉर्म। तो ये पॉइंट याद रखना है, यानी चार जो एलिमेंट होंगे नीचे के वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। नाइट्रोजन जो होता है वो एक डाई एटॉमिक गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये कुछ पॉइंट है जो याद रखेंगे। इसके बाद मेटेलिक करेक्टर की बात करेंगे तो इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, हमें मालूम होना चाहिए। अगर टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो मेटेलिक करेक्टर घटता है। ये जनरल ट्रेंड होता है, हमें मालूम होना चाहिए। मैं इधर लिख देता हूं कि अगर आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, वी मूव टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल, देन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता है, लेकिन लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इतना क्लियर होना चाहिए। इसका मींस मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा तो जो बिस्मथ होगा इसमें मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये चीज याद रखेंगे। तो ये कुछ पॉइंट है जो याद रखना है, टॉप टू बॉटम मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करेगा। इसके बाद कौन सी मेटल्स होती हैं, कौन सी नॉन मेटल होती हैं, कौन सी मेटलॉइड होती हैं, सेमी मेटल्स होती हैं, तो वो भी मालूम होना चाहिए। मालूम है नाइट्रोजन और फास्फोरस की अगर बात करें तो ये दोनों नॉन मेटल्स होती हैं। नाइट्रोजन फास्फोरस, देखिए मैं पॉइंट आउट कर देता हूं, नाइट्रोजन और फास्फोरस ये दोनों क्या है, नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स नाइट्रोजन फास्फोरस नॉन मेटल्स हो जाएंगी। इसके बाद आर्सेनिक और एंटीमनी
ये मेटलॉइड्स हैं, मेटलॉइड्स, और जो बिस्मथ है, बिस्मथ केवल मेटल्स है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल एक्सेप्ट वन, इस तरह से पूछ लेते हैं वो, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल या सेमी मेटल, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आप याद रखेंगे नाइट्रोजन फॉस्फोरस 15 ग्रुप एलिमेंट, 15 ग्रुप एलिमेंट में, इन 15 ग्रुप एलिमेंट नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल्स, आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटलॉइड्स एंड बिस्मथ आर ओनली मेटल्स। तो ये चीज याद रखेंगे, इसी वजह से बोला जाता है टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, लेकिन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। तो ये भी लिख सकते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो ये चीज भी याद रखेंगे। इसके बाद आयनेशन एंथैल्पी मैंने बताई थी आपको, आयनेशन एंथैल्पी बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं और मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट जनरल केस में क्या होता है, इंक्रीज करता है टॉप टू बॉटम में, और मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है। तो ये चीज भी याद रखेंगे, समझ लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, एमपी एंड बीपी। तो अगर हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एमपी एंड बीपी इंक्रीजेस। क्योंकि टॉप टू बॉटम एमपी और बीपी इंक्रीज करता है क्योंकि साइज भी बढ़ता है, यहां से साइज भी इंक्रीज करेगा, साइज भी इंक्रीज करता है। तो साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमपी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीपी। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मेनली साइज के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये चीज याद रखेंगे। तो टॉप टू बॉटम क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, लेकिन कहां तक इंक्रीज करता है वो भी समझ लेंगे। आर्सेनिक तक इंक्रीज करेगा, आर्सेनिक मतलब यहां तक, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक तक इंक्रीज करेगा, यहां फिर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, समझ लेंगे। नाइट्रोजन अगर ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा, तो आर्सेनिक तक इंक्रीज करना है तो आर्सेनिक का सबसे ज्यादा होगा, फिर क्या आ जाएगा, फॉस्फोरस आएगा, फिर सबसे लास्ट में क्या आएगा, नाइट्रोजन। इन तीनों का ऑर्डर ये हो जाएगा। लेकिन अगर एसबी और बिस्मथ की बात करेंगे तो यहां पर क्या होगा, यहां पर डिक्रीज करेगा। तो ये चीज हम याद रखेंगे। इसके बाद ऑल द एलिमेंट ऑफ 15 ग्रुप आर शो एलोट्रॉपी एक्सेप्ट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को छोड़कर के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी एलोट्रॉपी शो करते हैं, केवल नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या करता है, एलोट्रॉपी नहीं शो करता है। तो लिखेंगे, समझ लेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर स्टार लगा लेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से एलिमेंट एलोट्रॉपी शो करता है, तो आप बताएंगे ऑल एलिमेंट ऑफ 15 ग्रुप शो एलोट्रॉपी। इससे पूछता है एक्सेप्ट करके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट नॉट शो एलोट्रॉपी या शो एलोट्रॉपी एक्सेप्ट वन, तो वो आपको लगाना होगा नाइट्रोजन डज नॉट शो एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी का मतलब उसकी एक से ज्यादा फॉर्म नहीं होते हैं, लेकिन अदर जो एलिमेंट होते हैं उनकी एक से ज्यादा फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये लिख लेंगे, ऑल द एलिमेंट ऑफ 15 ग्रुप, ऑल द एलिमेंट of 15 group show allotropy except किसको छोड़ करके, नाइट्रोजन को। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो एलोट्रॉपी नहीं शो करता है, अदर एलिमेंट एलोट्रॉपी शो करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हुई। अब अगर बात करें हम केमिकल प्रॉपर्टीज की तो देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज को समझते हैं, नाइट्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद बात करेंगे प्रिपरेशन मेथड को। तो इतना आप नोट करेंगे, ये पॉइंट नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहां से क्वेश्चन पूछता भी हो।
ठीक है, आगे की ओर मूव करते हैं। इसके बाद बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज को समझते हैं। सीपी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो हमारा आता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ केमिकल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी। नाइट्रोजन, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कहां से कहां तक होती है? नाइट्रोजन शो ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑल ऑक्सीजन स्टेट वेरिंग फ्रॉम -3 to +5। नाइट्रोजन जो होता है वो -3 से +5 शो करता है। लेकिन यहां से भी क्वेश्चन बनता है, मतलब वो जो पॉइंट बताया वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। ज्यादातर वहीं अगर वहां से पूछेंगे तो उस क्वेश्चन को उठाएंगे, अगर यहां से पूछेंगे वो केमिकल प्रॉपर्टीज से तो ऑक्सीजन स्टेट से एक दो क्वेश्चन 100% पूछते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में लगभग 15 या 16 क्वेश्चन आएंगे, 15 या 16 क्वेश्चन होंगे पी ब्लॉक से टोटल। तो नाइट्रोजन -3 to +5, ये नाइट्रोजन की क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। -3 से लेकर के +5 तक नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब -3 से लेकर +5 तक शो करेगा और जो नाइट्रस एसिड होता है वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है, नाइट्रस एसिड क्या होता है? HNO2। HNO2 को नाइट्रस एसिड कहते हैं, HNO2। और इसकी ब्रेकिंग को समझ लेंगे। नाइट्रस एसिड ये फाइनली ब्रेक हो जाता है नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस NO। नाइट्रिक एसिड में ब्रेक होगा, HNO3 आएगा, प्लस क्या आएगा? NO आएगा, और प्लस क्या आ जाएगा? वाटर का फॉर्मेशन होगा, H2O। इसमें ये ब्रेक होता है। अब नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट सभी में चेक करेंगे। यहां पर नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी? देखेंगे -2 to 4, इधर हो जाएगी +3। यहां पर नाइट्रोजन की क्या होगी? नाइट्रोजन +5 शो करेगा। अगर यहां पर बात करेंगे तो +2 शो करेगा। ये नाइट्रोजन की क्या हो जाएंगी? ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएंगी। इसे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। डिसप्रोपोर्शनेशन क्या होती है? जब एक ही एलिमेंट में एक ही कंपाउंड और एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो और उसी का रिडक्शन हो तो उस रिएक्शन को डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये देखो +3 से +5 भी जा रहा है और +3 से +2 भी जा रहा है, डिक्रीज भी हो रही, इंक्रीज भी हो रही। ऐसी रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाती है। तो इस तरह से ये ऑक्सीजन स्टेट की बात हो गई। इसके बाद बात करते हैं अदर एलिमेंट की। अगर बात करें तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं वो एक्सबी2 +3 और +5 शो करते हैं। ये तो नाइट्रोजन की बात होगी। जैसे NH3, अगर अमोनिया की बात करें तो अमोनिया में नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी? -3 हो जाएगी। इस तरह से हम इसको चेक करते हैं। अदर एलिमेंट की बात करें तो अदर एलिमेंट शो +3 to +5। तो अदर एलिमेंट होते हैं इस ग्रुप के, वो +3 और +5 शो करते हैं। +3 एंड +5 लिख लेंगे, एंड +5, +3 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करते हैं? शो करते हैं। तो ये क्या होती है? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं। अगर हम +5 की बात करें तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप क्या होती है? डिक्रीज करती है। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। +5 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो डाउन द ग्रुप क्या होती है? डिक्रीज करती है। किस वजह से डिक्रीज करती है? ड्यू टू इनर्ट